अहमद जवाद साहब, आप वैसे जो इस वक्त आपकी अपनी हुकूमत की कारकर्दगी है उसको कहां पे रेट करते हैं? 3 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। गो के शुरू में बहुत सी बातें की गई, उनको हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ही लेते हैं, लेकिन अब 3 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। इस वक्त हुकूमत कहां पर खड़ी है? देखिए कामरान, महंगाई पे भी मैं बात करूंगा, लेकिन चूंकि सवाल ये है कि 3 साल में हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही है, तो उसमें सबसे बड़ी तो मैं कहूँगा अचीवमेंट इस गवर्नमेंट की ये है कि कोविड के दौरान जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो हैं वो शेक हो गई। अमेरिका में इन्फ्लेशन डिकेड्स के बाद जो है वो 6% से ऊपर गया, और वहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, बड़े रिनाउंड फेमस ब्रांड्स आपने सुने होंगे, वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो कोविड के दौरान बंद हो गई। ये पूरी दुनिया पे एक इफेक्ट आया। यूके में भी आपने पिछले दिनों देखा था कि पेट्रोल के लिए वहां पे लाइनें लगी हुई थी। यानी कहने का मकसद ये है कि कोविड एक इंटरनेशनल क्राइसिस था कि जिससे तमाम इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने तो कोविड के दौरान अपने रीजन में सबसे अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बंद होने दी, बिकॉज जो स्मार्ट लॉकडाउन और स्ट्रेटेजी इख्तियार की गई गवर्नमेंट ने, जिसे बाद में बाकी तमाम दुनिया ने भी इस्तेमाल किया। तो ये तो मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी जो कामयाबी इस हुकूमत की ये है कि कोविड के दौरान यहाँ पे कोई इमरजेंसी, कोई क्राइसिस नहीं आया। बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया गया। इकोनॉमी को भी बड़े अच्छे तरीके से, अगर उस इकोनॉमी के का सबूत अगर आपको चाहिए तो आप पाकिस्तान की 72 साल की तारीख में 29 अरब डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स ढूंढ के मुझे निकाल दें, जो कि इन 3 सालों में जो कि 9-10 अरब डॉलर से स्टार्ट हुए थे। फॉरेन रेमिटेंस के तमाम रिकॉर्ड पिछले टूट गए हैं, और वहां पिछले साल 27 अरब और इस साल तकरीबन 30 अरब डॉलर सालाना का जो इस वक्त ग्राफ वो बन रहा है। तो ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान के रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा हो रहा है। मैं आपको ये मोटरवेज के वाले से भी बता दूं कि तो अवाम सर फिर खुश है। वैसे में सर एक तो आपकी तस्दीक करता चलूं, यूके में जो पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ उसके पीछे कोरोना का कोई मसला नहीं था, वो ड्राइवर्स की कमी उनको होगी थी, ब्रेग्जिट बीच में एक और अलग से मसाइल थे उनके। एनी हाउ, अब सर आप तो कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से जो इस वक्त सूरत हाल है वो क्रिएट हुई, मतलब कि आप ये नहीं कह रहे हैं कि इससे पहले आप कहा करते थे कि ऑपोजिशन की जो जमातें हैं जो पहले 70 साल से करती रही या फिर 30 सालों में जो कुछ किया गया उनकी सफाई हम कर रहे हैं, इसलिए हमें मुश्किलात का सामना है। तो अब ऐसी कोई बात अब आप नहीं करते हैं? नहीं, देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो पिछले 50 साल में खास तौर पे 2 पॉलिटिकल पार्टीज, और जाहिर है कि उसमें मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी उनके बराबर पार्टनर हैं, और अगर आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर जो उसकी रेटिंग आती है, उसके जिम्मेदार तो वही हैं जिन्होंने पिछले 50 साल में हुकूमत की है। उसमें पिछले 3 साल में हुकूमत वाले तो नहीं रिस्पॉन्सिबल हो सकते ना। 3 साल में तो हम सिर्फ ये बता सकते हैं। आपकी पार्टी के लीडर ने 90 दिन में तब्दीली का वादा किया था। मैं वापस आऊंगा और अवाम के हवाले से जरूर सवाल करूंगा आपसे कि आप भी अवाम में जाते होंगे। अवाम कहते हैं कि आपकी हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है और हम बहुत खुश हैं और आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही डगर पे चले हुए हैं, और हमारी जिंदगियां जो हैं जिस तरह के आपने वादे किए थे उसी की बिल्कुल डगर पे चल चुकी है। मैं आपके पास जरूर आऊंगा। नादिर गबोल साहब, जो नया ऑर्डिनेंस है इस हवाले से आपसे बात करना चाहूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बात की थी कि हम अदालतों में जाएंगे नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ, लेकिन अभी तक कुछ प्रैक्टिकली होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। जो नाकिदीन हैं वो ये कहते हैं कि ऑपोजिशन जो है, क्योंकि खुद भी बेनिफिशियरी है, अगर नैब का ये ऑर्डिनेंस आता है और आ चुका है बल्कि, और इसकी खुद भी बेनिफिशियरी है, उनको खुद भी फायदे हैं, तो इसलिए ये सिर्फ बातें हैं, प्रैक्टिकली कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, हमें कहाँ से फायदा है? जो एक ऑलरेडी एक कंट्रोवर्शियल नैब के चेयरमैन है, जिनकी एक मुद्दत जो तय की गई थी वो खत्म हो गई, उसके बाद उनको अगर दोबारा से एक्सटेंशन दी गई है तो हम तो बेनिफिशियरी नहीं है, बेनिफिशियरी तो हुकूमत है। सर इख्तियारात ले लेंगे ना, और फिर उसके बाद जो केसेस हैं सर उनको बंद करने की बात की जा रही है। नहीं, केसेस नहीं बंद करेंगे ये, क्योंकि इनको पता है कि वैसे तो इनके पास कुछ है नहीं हमारे खिलाफ, मगर सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए और हमारे साथ सिर्फ इंतकाम लेने के लिए इस तरह की हरकतें इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारे लीडरान को ये अंडर प्रेशर रखें। मगर आप देखें, वक्त बदल गया। अब चाहे हमारे लीडरान हो, इंक्लूडिंग आसिफ ज़रदारी साहब, हालांकि उनको कोर्ट में पेशियों के लिए बुलाते हैं सेहत की खराबी के बावजूद,
तो वो अभी हम लोग ना झुकने वाले हैं ना डरने वाले हैं। हम इनका मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ऑलरेडी हमें तैयार कर दिया हमारे तमाम वर्कर्स को कि इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं। अब हुकूमत के आखिरी बस चंद लम्हे रह गए, क्योंकि जो इमरान खान ने जो वादे किए थे उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। वो तो ये कहते थे कि अगर महंगाई हो तो आप समझो कि प्राइम मिनिस्टर करप्ट है। तो सबसे ज्यादा महंगाई कब हुई है? हमारे दौर में हुई है, इमरान खान के दौर में। जाहिर सी बात है इमरान खान के दौर में हुई है। आप पेट्रोलियम के प्राइसेस देख लें, आप आटा, चीनी, दालों के, चावल के प्राइसेस देख लें, गैस के प्राइसेस देख लें, बिजली की हर 10 दिन बाद बिजली के प्राइसेस ये लोग इंक्रीज कर लेते हैं। तो इमरान खान से ज्यादा करप्ट इंसान आज तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, अगर इमरान खान की अपनी ही बात मानी जाए। मेरे कहने से नहीं हो रहा है। इमरान खान साहब ने खुद बोला था ये कि अगर आप समझ जाओ कि अगर महंगाई होगी तो वो सारा पैसा हुक्मरान के जेबों में जा रहा है। तो अभी सारा जो पैसा है वो खुसरो बख्तियार के जेब में जा रहा है, वो अलीम खान के जेब में जा रहा है, वो आजम स्वाति के जेब में जा रहा है, वो दिग्गज और जो इनके लीडरान है जिनका नाम आया करप्शन स्कैंडल में। अब शौकत तरीन को ऑलरेडी इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, ठीक है, मगर इतना बड़ा स्कैंडल उनका आ गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।